वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 8th स्टैंडर्ड का 10th लेसन सेल एंड सेल ऑर्गेनल का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, जो कि स्टार्ट होता है हमारा साइटोप्लाज्म के बारे में। पहले वाले पार्ट में हमने एनिमल सेल, प्लांट सेल के बारे में डिफरेंशिएट देखा था, कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं वो देखा था सब। आज हम साइटोप्लाज्म से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो, इनका आपको कुछ फायदा हो रहा हो, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए और हमें मोटिवेट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेकेंड पार्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म। सो थर्ड ऑर्गेनल होता है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म यहाँ पर हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सोमोसिस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है साइटोप्लाज्म। मगर साइटोप्लाज्म होता क्या है तो देख लो। साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, उसे बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म। अब आपको दिखाई देता हूं कि साइटोप्लाज्म हमने कहां पर देखा था। तो ये देख लो, ये वाला जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, ज्यादा जूम हो गया, तो इस पूरे ग्रीन वाला जो फेंट ग्रीन है ना, ये इसके बीच न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच वाला यहां पर ग्रेइश कलर में, तो ये क्या है, साइटोप्लाज्म। अब आते हैं वापस हमारे टॉपिक के यहां। इट इज मूविंग एंड स्टिकी सब्सटेंस। एक थोड़ा यहां उधर ऐसा हो जाता है, ये वाला स्टिकी सब्सटेंस होता है, स्लाइम जैसा। मेनी सेल ऑर्गेनल आर सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म। और जितने सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं, यानी कि सेल के ऑर्गन्स, वो साइटोप्लाज्म के में ही होते हैं। साइटोप्लाज्म इज द मीडियम फॉर सेल्यूलर केमिकल रिएक्शन। और यही साइटोप्लाज्म यही मीडियम होता है, यानी कि इसी के मदद से ही जितनी सारी केमिकल रिएक्शन होती है वो हो जाती है। द पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म अदर देन द ऑर्गेनल इज कॉल्ड एज अ साइटोसोल। यानी कि जिस पार्ट में अब सेल ऑर्गेनल नहीं है, साइटोप्लाज्म तो है। अब जैसे कि ये इतने पार्ट में साइटोप्लाज्म है और यहां पर एक ऑर्गेनल है, तो ये वाला जितना सारा बचा हुआ हिस्सा है, बराबर, इसको हम क्या कहेंगे, साइटोसोल। यानी कि ऑर्गेनल के बाहर वाला हिस्सा, उसे क्या कहेंगे हम, साइटोसोल। साइटोसोल स्टोर्स वाइटल सब्सटेंस लाइक अमीनो एसिड। साइटोसोल में अब क्या क्या चीजें होती है, तो पहले अमीनो एसिड होते हैं, ग्लूकोज होता है, विटामिन होता है। In animal cell, cytoplasm is more granular and dense while in the plant cell. यानी कि एनिमल सेल वाला जो साइटोप्लाज्म है वो ग्रैन्युलर और डेंस, ज्यादा गाढ़ा होता है प्लांट सेल की बजाय। इट इज थिन एंड मोस्टली पुश टू द पेरिफेरी ड्यू टू द लार्जर सेंट्रल वैक्यूल। आपने देखा होगा सेंट्रल वैक्यूल, यानी कि जो बड़ा वाला पोर्शन था, हमने गैप बोला था, तो इस वैक्यूल की वजह से वो क्या होता है, पेरीफेरी की तरफ, यानी कि सेल मेम्ब्रेन की तरफ बढ़ता जाता है, क्योंकि ये स्लाइम है। अगर आप स्लाइम लोगे और उसके बीच अपनी उंगली डालोगे तो क्या होता है, पेरीफेरी, यानी कि वो बाहर की तरफ ऐसे चला जाता है। वैसे ही ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म भी बाहर की तरफ चला जाता है। देन सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, एन ऑर्गेनल इज अ स्पेशलाइज्ड सब यूनिट ऑफ हैविंग स्पेसिफिक फंक्शन। यानी कि सेल का सब यूनिट, सेल के वाले अंदर वाले हिस्से, जिसको कुछ तो स्पेसिफिक फंक्शन होता है विद इन द सेल। दे आर ऑर्गन्स ऑफ द सेल। अब सेल इज द फंक्शनल यूनिट बोला है हमने, सबसे छोटा यूनिट, मगर सेल के अंदर भी कुछ सेल के ऑर्गन्स होते हैं, उसे बोलते हैं हम सेल ऑर्गेनल। ईच ऑर्गेनल हैज इट्स ओन लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन। और हर एक ऑर्गेनल को उसकी एक लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन होती है, यानी कि उसकी परत जो उसकी रक्षा करेगी। Except nucleus and chloroplast, all the organelles can be only seen with the electron microscope. यानी कि न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, ये चीजों तो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं,
सिंपल माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। सिर्फ कौन सी चीजें, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। मगर हमें अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखना है, गोल्जी बॉडीज देखनी है, लाइजोसोम्स, ये सारे चीजें देखनी है, तो आपको क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखना होगा, क्योंकि ज्यादा मैग्निफिकेशन, ये बहुत छोटी चीजें होती है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से भी वो नहीं दिखाई देती। उसके लिए हमें यहां पर आपको एक दी है, क्या करना होगा, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना होगा। अब ओनियन पीलिंग के बारे में बता देता हूं कि ओनियन पील यानी कि जो आपकी प्याज की छाल होती है उसमें कैसे दिखाई देता है। तो आप एक पीस कट करोगे और उसे छोटा सा पीस ग्लास कवर के ऊपर रख के आप अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो ओनियन पील ऐसी दिखेगी आपको, जिसमें सेल्स ऑफ द ओनियन पीलिंग, यहां पर सेल्स हैं और ए सेल की वॉल, ए सेल की वॉल है जो बचा रहा है इस सेल को, बराबर। उसके बाद न्यूक्लियस, ये बीच वाला हिस्सा यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर आपको दिख रहा है, ये क्या है, सेल का न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म क्या है, तो सेल वॉल और यहां पर कोई न्यूक्लियस होगा तो उसके बीच वाला पोर्शन साइटोप्लाज्म। वैक्यूल, बड़ा वाला गैप, ये होगा हमारा वैक्यूल, और जो डॉट वाला है वो क्या है, साइटोप्लाज्म। तो ये सारे पॉइंट कवर हो गए हमारे। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्या दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल, दैट इज न्यूक्लियस। तो आपको क्या करना है न्यूक्लियस के लिए, देख लो। टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड, एक क्लीन ग्लास स्लाइड पे आपको एक बूंद लेनी है वाटर की। यूज एन आइसक्रीम स्पून, जेंटली स्क्रैप द इनर सरफेस ऑफ योर चिक, और अपने चिक के अंदर वाला जो हिस्सा है वो आइसक्रीम के स्पून से निकालो हल्के से। व्हाइल अ नीडल ट्रांसफर a little material from the spoon to the water drop on the slide and spread it evenly। अब जो कुछ मटेरियल आप आइसक्रीम के स्पून को लगेगा उसमें से थोड़ा मटेरियल नीडल की मदद से आप ग्लास स्लाइड पे डाल दो और उसे इवनली स्प्रेड कर दो वाटर में। पुट अ ड्रॉप ऑफ मिथिलीन ब्लू स्टेन ऑन द स्मीयर, और उस वाले हिस्से पे मिथिलीन ब्लू स्टेन डालना है जिसकी वजह से उसको कलर आ जाएगा। पुट अ कवर स्लिप, अब इस वाले ग्लास स्लाइड पे और एक ग्लास स्लाइड रखनी होती है और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखो। डिड यू ऑब्जर्व द सेल्स विद ब्लू न्यूक्लियस, आपको ब्लू न्यूक्लियस के होने वाले यानी कि मिथाइल ब्लू स्टेन है ना, उसकी वजह से न्यूक्लियस को एक कलर आ जाता है। ब्लू न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं क्या, दिखाई देंगे हमें। द डार्क राउंड स्पॉट seen under the microscope while observing the onion peel stayed with iodine in the nucleus of the cell। और जब हम ओनियन पील में आयोडीन डालते उस वक्त भी हमें ऐसे स्टेन्स नजर आते, डार्क राउंड स्पॉट जो होते हैं न्यूक्लियस। आगे समझ में आपको। अब यहां पर हमें न्यूक्लियस की 3D डायग्राम दी है और ये कुछ फंक्शन दिए वो पढ़ते हैं। When we observe under electron microscope, we can see nucleus covered by double layered membrane with small pores। यानी कि यहां पर देख लो, आपको नजर आएगा एक लेयर हो गई और इसके अंदर वाली ये दूसरी, दो लेयर से, और इस लेयर को क्या है, स्मॉल पोर्स। दिस पोर्स अलाउ द पैसेज ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि इन्हीं पोर्स से न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल जाता है और इन्हीं पोर्स से न्यूक्लियस के अंदर वाला जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो बाहर आता है। न्यूक्लियस हैज वन राउंड न्यूक्लियोलस, इसके अंदर एक न्यूक्लियोलस होगा राउंडेड, एंड ए नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन फाइबर, यहां पर स्मॉल ऐसे क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं। Chromatin fibers are thin thread-like structure which condense to form a strong, short 3 chromosome at the time of cell division। अब एक क्रोमेटिन फाइबर्स होते क्या है, तो एक कंडेंस फॉर्म में जब होते हैं तो उनका बनता है क्रोमोसोम, और एक क्रोमोसोम कब बनेंगे,
एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि सेल से रिप्रोडक्शन होगा और अलग अलग सेल्स तैयार होंगी तब। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज जीन्स, और इन क्रोमोसोम्स के फंक्शनल सेगमेंट्स को क्या बोलेंगे हम? जीन। आपने देखा होगा हमारे जीन में ए है, ओ है, ऐसा वो जीन्स। हर एक ह्यूमन बीइंग में, हर एक प्लांट एनिमल में उसके जीन्स होते हैं। अब अगला टॉपिक है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या करता है? तो न्यूक्लियस इट कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड आल्सो द सेल डिवीजन। फर्स्ट फंक्शन क्या है? तो जितनी सारी एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है सेल में, उनको कंट्रोल करना। यानी कि हमारे शरीर है, हमारा ब्रेन, बॉडी है, तो ब्रेन क्या काम करता है? कंट्रोल द एक्टिविटीज। वैसे ही सेल की एक्टिविटीज कौन कंट्रोल करता है? तो न्यूक्लियस। और आल्सो द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन भी कौन करता है? न्यूक्लियस। इट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग यानी कि जो बच्चे होंगे वो। तो हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो पेरेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि ह्यूमन बीइंग की सेल लेंगे तो ह्यूमन बीइंग के क्या है कैरेक्टरिस्टिक? हाइट, कलर, आईज का कलर, आईब्रोज, तो फेशियल, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या होते हैं? हेरिडिटी पास होते हैं उनके ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चों के पास। तो सब कैरेक्टरिस्टिक्स इस न्यूक्लियस के अंदर होती है। देन नेक्स्ट है, डू यू नो में देख लो, ड्यू टू द लॉस ऑफ न्यूक्लियस लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन कैन बी अकोमोडेट इन द आरबीसी एंड देयर बाय लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैन बी ट्रांसपोर्टेड। यानी कि अगर लॉस ऑफ न्यूक्लियस नहीं होगा तो क्या होगा? लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हम देखा है, तो हीमोग्लोबिन क्या होगा? आरबीसीज में जाएगा, उसके कारण ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हमारे बॉडी को मिलेगा, सेल को मिलेगा। Due to the loss of nucleus of sieve tubes of the plant phloem, they become hollow, and thereby transportation of fluid become easy. और जो न्यूक्लियस नहीं है, अब अगर फ्लोएम में न्यूक्लियस नहीं है तो क्या होगा? तो हॉलो बन जाएगा। हॉलो यानी कि अंदर से खाली, और हॉलो यानी कि क्या? अंदर पैसेज बना हुआ है तो इजीली वो फूड पास होगा। हमें मालूम है दो टिश्यूज होते हैं, एक फ्लोएम और एक जाइलम। फ्लोएम क्या करता है? फूड ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में, तो फ्लोएम क्या हो जाएगा? इजी फूड ट्रांसपोर्ट होगा। देन नेक्स्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज ईआर। अब ईआर क्या होता है वो भी देखेंगे हम। थिंक अबाउट इट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पाइपलाइन आर देयर इन योर बिल्डिंग और होम? कितने पाइपलाइन होते हैं? तो एक टंकी से आया हुआ पानी किचन, बाथरूम, यहां पर जाएगा, बेसिन में जाएगा। देन कौन से पाइपलाइंस होते हैं? तो टॉयलेट, बाथरूम का पाइपलाइन चेंबर तक जाता है। अलग अलग पाइपलाइंस होते हैं, बराबर। उनके फंक्शन भी हमने बता दिया। वैसे ही सेल में भी ऐसे नेटवर्क होता है, तो उसके बारे में देखते हैं। द ऑर्गेनेल विच कंडक्ट वेरियस सब्सटेंस इनसाइड द सेल इज कॉल्ड एज अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि एक ऐसा ऑर्गन है सेल का जो क्या करता है? सेल के अंदर जितने सारे सब्सटेंस होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट करता है। उस ऑर्गन को हम बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन। ओके। ER has a net-like structure consisting of interconnected miniature tubes and sheet filled with fluid. ER, ये देख लो, यहां पर आ गई समझ में आपको? क्या है? ट्यूब्स, और यहां पर आपको शीट्स नजर आ रहे होंगे। तो ER एक नेटवर्क है, इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे को कनेक्टेड हुए ट्यूब्स और शीट्स का, जिसके अंदर क्या भरा हुआ है? फ्लूइड। ER is connected to nucleus from inner side to plasma membrane from outer side। यानी कि ER के अंदर वाले हिस्से में कौन कनेक्टेड होगा? न्यूक्लियस, और बाहर वाले हिस्से में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम दूसरा नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन, तो उसे कनेक्टेड हो। अब सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस तक कोई फ्लूइड पहुंचाना है तो ER के इंटरकनेक्टेड नेटवर्क से हो जाएगा। वैसे ही न्यूक्लियस से कोई मटेरियल बाहर आने वाला है तो ER के
इन इंटरकनेक्टेड पाइपलाइन से वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ आएगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो बाहर की तरफ वेस्ट प्रोडक्ट चला जाएगा। रफ ER हैज राइबोसोम्स ग्रेन्यूल्स ऑन देयर आउटर सरफेस। अब रफ ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स के ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये देख लो, यहाँ पर राइबोसोम्स दिखाई दे रहे हैं ऑन देयर आउटर साइड सरफेस, बाहरी वाली परत पे उनको राइबोसोम्स होंगे। ये तो हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद ER का फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या करता है, तो देख लो, फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स सेल। ये तो फ्रेमवर्क है, यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर बनने का हो तो उसे फ्रेमवर्क, हमारी बॉडी है तो स्केलेटल क्या है हमारा, फ्रेमवर्क। वैसे ही सेल को सपोर्ट करने वाला फ्रेमवर्क होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा फंक्शन है ER का कंडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन्स न्यूक्लियस तक ले जाना है। एक काम क्या है इसका है ER का। Then that toxins that enter the body through food, air and water are made water soluble by ER and then flush out of the body। जो भी टॉक्सिन्स फूड के थ्रू, खाने के थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू आए हुए हैं हमारे बॉडी के अंदर, यानी कि सेल के अंदर, तो उन्हें बाहर निकालने का काम कौन करता है, ER। देन नेक्स्ट है हमारा गोल्जी बॉडीज, नहीं तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या होते हैं, तो पहले हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फिगर देखते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। सिस फेस, यहां पर देख ले, ये हो गया हमारा सिस फेस। देन ये परत दिखाई दे रही है इसे, ये हो गई एक परत, ये हो गई दूसरी लेयर, इसे बोलेंगे हम सिस्टर्नी। देन बड़ी वाली जो राउंड दिखाई दे रहे हैं हमें यहां पर, तो ये क्या है, फ्यूजिंग वेसिल्स, ये न्यू वेसिल जो छोटे हैं, और ये सिक्रीटरी वेसिल्स। और जो राउंडेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो है ल्यूमेन। अब ये क्या है, क्या काम करता है, वो देखते हैं। It is made up of 5 to 8 hollow and flat sacs placed parallel to each other। 5 से 8 फ्लैट सैक्स, यानी कि जो बैग्स वगैरह आपके आप भी लेते हो तो उसे बोलते हैं ना सैक लिया मैंने, तो ये क्या है, सैक्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे को पैरेलल है, बैग जैसा स्ट्रक्चर। दिस सैक्स आर कॉल्ड एज सिस्टर्नी। इनको हम क्या बोलेंगे, हर एक सैक को सिस्टर्नी। एंड फील्ड विथ डिफरेंट एंजाइम, और इन बैग्स के अंदर अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। द प्रोटीन्स कमिंग फ्रॉम द ER आर इंक्लोज इन वेसिल्स। अब देख लो, प्रोटीन का क्या काम होता है, ER का काम क्या होता है, कंडक्शन ऑफ प्रोटीन। तो ER जो कोई प्रोटीन लाएगा वो इन वेसिल्स के अंदर स्टोर होता है, विच केम टू द गोल्जी कॉम्प्लेक्स वाया साइटोप्लाज्म। अब जो ER ने प्रोटीन दिए है वो साइटोप्लाज्म से जाके गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आते हैं। दे फ्यूज विद देम टू फॉर्म फेस ऑफ गोल्जी मेम्ब्रेन एंड एम्प्टी देयर कंटेंट इन द सिस्टम। तो क्या होते हैं, तो फ्यूज हो जाते हैं, यानी कि इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं गोल्जी मेम्ब्रेन, इसकी मेम्ब्रेन तैयार होती है। तो उसके यानी कि जो ER ने प्रोटीन लाया था वो मटेरियल कहाँ जाएगा, तो जो प्रोटीन लाते हैं वो एम्प्टी देयर कंटेंट इन द सिस्टम, इन सैक्स के अंदर वो प्रोटीन्स वो एम्प्टी कर देते, वो डाल देते। एज दे पास थ्रू द सिस्टर्नी दे आर केमिकली मॉडिफाइड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। अब इन प्रोटीन्स का इन बैग्स के अंदर जाने के बाद उनसे एंजाइम तैयार होते हैं अलग अलग। दे आर अगेन पैक्ड इन द वेसिल्स। अब एंजाइम होने के बाद अलग अलग, यहाँ पर न्यू वेसिल, सिक्रीटरी वेसिल, फ्यूजिंग वेसिल, तो अलग अलग वेसिल के अंदर वो पैक हो जाते हैं। These vessels exit from the maturation phase। यहां पर दिखाई दे रहा है सिस फेस, तो लास्ट वाले फेज से वो यानी कि मैच्योरेशन फेज से वो एग्जिट हो जाता है। द सिस्टर्नी वर्क लाइक अ पैकिंग डिपार्टमेंट दैट पैक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट सब्सटेंस।
और एक सैक क्या होता है, एक पैकिंग सिस्टम से। अब पैकिंग सिस्टम जैसा कैसे एक्ट होता है, तो ये वाली फर्स्ट वाली है बराबर। तो या इस सैक में हमारा प्रोटीन आ जाएगा, कौन लाएगा वो प्रोटीन, ईआर, और इस सैक में डाल दिया प्रोटीन। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये आगे आगे परत चली जाएगी, वैसे ही उस प्रोटीन का क्या बन जाएगा, एंजाइम। और जब वो मैच्योर्ड हो जाएगा तब यहां से बाहर निकल के जाएगा एंजाइम। तो ये क्या हुआ, यहां से रॉ मटेरियल आ गया, यहां पर पूरी तरह से मटेरियल बन गया यानी कि एंजाइम उसका, और ये आगे पैक हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो ये क्या पूरा हो गया, गोल्जी बॉडीज, यानी कि एक पैकिंग मटेरियल, पैकिंग डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है फंक्शन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शन क्या है, तो ये है सिक्रेटरी ऑर्गन ऑफ द सेल। अलग अलग एंजाइम सिक्रेट करने होते हैं, तो ये सिक्रेटरी ऑर्गन है। हमारे मुंह में क्या होता है, सलाइवा होती है, तो सलाइवा ग्लैंड होती है, उसमें से सलाइवा सिक्रेट होती है जिसे हम लाल बोलते हैं। तो ये सेल का सिक्रेटरी ऑर्गन है। देन नेक्स्ट है इट मॉडिफाइज सॉर्ट एंड पैक मटेरियल सिंथेसाइज इन द सेल। जो कुछ सिंथेसाइज इन द सेल यानी कि जो कुछ मटेरियल बना हुआ है सेल के अंदर, उसे पहले तो मॉडिफाई करेगा, प्रोटीन का एंजाइम बनाएगा, उसे सॉर्ट आउट करेगा और पैक भी करेगा। जैसे कि अलग अलग कौन कौन से मटेरियल सेल में तैयार होते हैं, एंजाइम तैयार होता है, म्यूकस तैयार होता है, प्रोटीन तैयार होते हैं, पिगमेंट्स तैयार होते हैं। और एक बार पैक होने के बाद डिस्पैच देम टू वेरियस टारगेट्स लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम्स एक्सेट्रा। एक बार पैक कर लिया में मटेरियल, तो जिसे पहुंचाना है यानी कि जो एंजाइम म्यूकस तैयार हुआ है, प्रोटीन तैयार हुआ है, वो हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को पहुंचाना है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स तक जाएगा, लाइसोसोम्स को पहुंचाना है तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम्स तक पहुंचाने का काम करेगा। देन थर्ड फंक्शन है हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, इट प्रोड्यूस वैक्यूल्स एंड सिक्रेटरी वेसल्स। सिक्रेटरी वेसल सिक्रेशन का काम करेंगे, और वैक्यूल्स हमने गैप देखा था सेल के अंदर बाहर बना, तो उन्हें बोलते हैं हम वैक्यूल्स। देन फोर्थ फंक्शन देख लो, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम। सेल वॉल किस में थे, प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल की सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं तो सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल प्लांट सेल दोनों में होती है, वो फॉर्मेशन करने का और लाइसोसोम्स फॉर्मेशन करने के तैयार करने का काम किनका है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। राइट साइड में देख लो इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, यानी कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स नाम क्यों पड़ा है वो देखते हैं। कैमिलियो गोल्जी डिस्क्राइब द गोल्जी कॉम्प्लेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। कैमिलियो गोल्जी इन्होंने पहली बार हमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स से इंट्रोड्यूस किया था। He developed the staining technique called black reaction and with the help of it he studied nervous system. इन्होंने ब्लैक रिएक्शन, स्टेनिंग यानी कि दाग, तो स्टेन लगाकर इन्होंने टेक्निक, उस टेक्निक की मदद से, ब्लैक रिएक्शन के टेक्निक से मदद से इन्होंने नर्वस सिस्टम का अभ्यास किया था। He won the Nobel Prize in 1906. 1906 में उन्होंने नोबेल पारितोषिक मिला। Along with Santiago Cajal for the study of structure of nervous system. सैंटियागो कैजल इनके साथ, यानी कि इन दोनों को एक साथ एक नोबेल प्राइज पारितोषिक मिला फॉर द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। देन नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गन है लाइसोसोम्स। यहां पर देखा था कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या बनाता है, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तो हमें पता थे, मगर लाइसोसोम्स क्या होते हैं वो सीखेंगे हम यहां पर। तो लाइसोसोम्स के बारे में देख लो, दीज लाइसोसोम्स आर सिंपल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स एंड फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, एक सिंपल ऐसे सिंगल मेम्ब्रेन, एक ही मेम्ब्रेन होती है उनके पास, और इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं, मगर कौन से, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। उसके ऊपर वाली लाइन, ड्यू टू द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द सेल ऑर्गेनिक वेस्ट इज जनरेटर, लाइसोसोम डाइजेस्ट द वेस्ट। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सेल के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज होने वाली है, तो उन एक्टिविटीज से क्या होता है, तो वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होगा, और इस वेस्ट प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करने में काम आते हैं लाइसोसोम्स।
यानी कि इसके अंदर क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि डाइजेशन के लिए काम करेंगे। अब इसके फंक्शंस, तो फर्स्ट वन है इम्यून सिस्टम। लाइसोसोम्स आर द इम्यून सिस्टम ऑफ द सेल। अब इम्यून सिस्टम क्यों है, तो देख लो, इट डिस्ट्रॉय वायरस एंड बैक्टीरिया दैट अटैक द सेल। सेल पर जितने सारे वायरस बैक्टीरिया अटैक करेंगे उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। देन सेकेंड है डिमोलिशन स्क्वाड। डिमोलिशन यानी कि डिस्ट्रॉय करना। बिल्डिंग्स वगैरह बॉम्ब से डिमोलिश करते हैं हम, पाड़ देते हैं, गिरा देते हैं। तो ऐसे ही सेल का भी डिमोलिशन स्क्वाड होता है, जो कि होता है लाइसोसोम्स। इट डिस्ट्रॉय वन आउट सेल्युलर ऑर्गेनल एंड ऑर्गेनिक डब्रिज। अब जितने सारे वन आउट यानी कि काम करके एक बार इफिशियंसी खत्म होने के बाद सेल ऑर्गेनल वन आउट होते हैं। अब इन सेल ऑर्गेनल को डिस्ट्रॉय करना, और उन सेल ऑर्गेनल के डिस्ट्रॉय के बाद जितना सारा डब्रिज यानी कि मान लो कचरा, मलबा तैयार होता है, उसे डिस्ट्रॉय करने का काम सब लाइसोसोम्स करेंगे। देन थर्ड वन है सुसाइड बैग्स। सुसाइड यानी कि आत्महत्या। व्हेन अ सेल बिकम ओल्ड और इट डैमेज, जब सेल बहुत दिनों की होती है, कुछ सेल कुछ दिनों तक चलती है, कुछ महीनों तक चलती है, तो बहुत ओल्ड हो चुकी है, नहीं तो उसका डैमेज हुआ है। आपकी स्किन है, स्किन लेयर पे आपको कुछ लग गया, तो क्या होता है, उसके उस स्किन लेयर के ऊपर वाले सेल्स क्या होते हैं, डैमेज होते हैं, बराबर। लाइसोसोम्स बर्स्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। तो ये लाइसोसोम्स क्या होता है, बर्स्ट होता है, इसके अंदर वाले एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स क्या करते हैं, उन मरी हुई डैमेज ओल्ड सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं, यानी कि खत्म कर देंगे और ये वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल देंगे। देन ड्यूरिंग स्टार्वेशन लाइसोसोम्स डाइजेस्ट स्टोर्ड प्रोटीन एंड फैट। स्टार्वेशन, अब इन सेल्स को खाने के लिए फूड नहीं मिला है, स्टार्व हो गए। अब स्टार्वेशन जब होता है तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, उसके अंदर वाले जो इतने सारे प्रोटीन फैट्स होते हैं उन्हें डाइजेस्ट खुद ही कर देते हैं। और डाइजेस्ट, इनके अंदर वाला जो प्रोटीन फैट्स डाइजेस्ट होगा तो ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारी जैसी बॉडी होती है। अगर हमें खाने को नहीं मिला कुछ दिनों तक तो हम मर नहीं ले जाते। क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जितने सारे प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी बॉडी धीरे धीरे स्टोर किए हुए फूड प्रोडक्ट्स को, न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करती है, उसकी वजह से हम पतले हो जाएंगे, बराबर। ऐसे ही इन सेल के बारे में भी होता है। अब इसके आगे जितने सारे सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह है वो सब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हमारे। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर ये सब आपको सिखाया हुआ समझ में आ गया होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करते जाइए और हमें मोटिवेट करते जाइए, क्योंकि आपके जितने सारे लाइक्स कमेंट आते हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं हमारे काम के लिए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।